अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, क्या हाल चाल। हुमा इज़ ऑल्सो नॉट हेयर टुडे, सो उनकी निजी मसरूफियत है, इस वजह से वो आज भी हमारे साथ नहीं है, बट इंशाल्लाह शी विल बी बैक मंडे। आप सुनाएं जी, बारिशों के बाद क्या सूरत हाल है, घरों से, दुकानों से, गिराजों से, जहाँ जहाँ भी आप रहते हैं, अगर आपको पानी का सामना था तो क्या वो निकल गया है या नहीं निकल गया है। कराची में आज भी मौसम बहुत ही हसीन है, 20 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से समुंदरी हवाएं चल रही हैं। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, विच इज़ नॉट दैट मच एंड इट इज़ अ वेरी वेरी प्लेजेंट मॉर्निंग। ऑल्दो कल जो बारिश का सिलसिला चल रहा था वो आज नहीं नज़र आ रहा है ऑन द वेदर ऐप या फिर वेदर प्रेडिक्शंस की बात करें तो। इसके अलावा कल की अफरा तफरी में हम आपको ये बताना ही भूल गए, इनफैक्ट आपको पता होगा, लेकिन हम यहाँ तस्करा करना भूल गए कि अगस्त का महीना शुरू हो गया है। और अगस्त का महीना शुरू होने का मतलब ये है कि आज़ादी के जश्न का महीना या आज़ादी का महीना शुरू हो गया है। स्कूल्स में हमारे ज़माने में तो 1 अगस्त से तैयारियां शुरू हो जाती थीं, अब स्कूल्स ही इनफैक्ट 14 अगस्त के बाद खुल रहे हैं ज़्यादातर। सो वहाँ आपके बच्चों की क्या तैयारी है, प्लीज़ हमें बताइएगा लिख कर। कहाँ लिख के बताएंगे, लेकिन एक्स तो बंद है, चाहे हम कोई और तरीक़ा निकालते हैं कि जहाँ आपसे हमारा तवातुर के साथ रब्ता हो सके, जैसे पहले हुआ करता था। लेकिन अभी भी आपको पता है 100 तरीक़े हैं, कभी दिन में एक आध दफ़ा चली जाता है, तो आप लिख दीजिए, हमें कभी ना कभी मौका मिल जाएगा और हम पढ़ लेंगे आपका पैगाम। अच्छा जी, फेसबुक पे भी बाय द वे हमारे कमेंट सेक्शन में रब्ता किया जा सकता है। हमने आपको ये भी बताना है कि हुकूमत पाकिस्तान के तहत फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती और इजरायली बर्बरियत की मजम्मत के तौर पर आज पाकिस्तान में यौम सोग भी मनाया जाएगा। आज जुमा है तो जुमे की नमाज के बाद इज्तिमात भी होंगी और जुमे की नमाज के बाद इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की जाएगी। कौमी असम्बली में खुसूसी करारदाद भी पेश की जाएगी। सो दैट वाज एन इम्पॉर्टेंट अपडेट। कल इनकी नमाज जनाजा अदा की गई तेहरान में। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने नमाज जनाजा पढ़ाई और इनकी तदफीन होगी दोहा कतर में। टॉकिंग ऑफ रेन एंड वेदर, कराची समेत मुल्क भर में बारिशें हो रही हैं। लाहौर में भाई बहुत हंगामा था, आपने सोशल मीडिया देखा हो, बहुत सी तनकीद थी कि पानी भर गया, फला हो गया। लेकिन साथ में ये भी याद रखना चाहिए कि लाहौर में बारिश का 44 साल का रिकॉर्ड टूटा है, 44 ईयर्स। और उसके बाद पानी भरा, अस्पतालों में भी दाखिल हुआ, छतें गिरने, करंट लगने से 3 अफराद जाँ बहक हुए, 7 अफराद जख्मी हुए। वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी का कहना था कि रिकॉर्ड बारिश होने के बावजूद चंद घंटों में पानी क्लियर कर दिया गया। वासा का अमला तमाम सरकारी मशीनरी पूरी तरह इस्तेमाल कर रहा है। रावलपिंडी में निजी हाउसिंग सोसाइटी के बरसाती नाले में बहुत ही दिलखराश ये वीडियो है। एक लड़की जो कि गिर गई थी बाइक चलाते हुए, उसकी लाश निकाली गई है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने तबाही मचा रखी है। आखिरी 3 दिनों में बारिशों और सैलाब से हलाकतों की तादाद 24 हो गई है। नारान के विजुअल्स औलनाक हैं, वही जो हर दफ़ा होते हैं, वही जो सैलाब के रास्ते में घर बन जाते हैं, होटल्स बन जाते हैं, दुकानें बन जाती हैं, सब पानी बहा कर लेकर जा रहा है। लैंड स्लाइडिंग से बंद होने वाली शाहराहें खोलने पर काम जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में 6 अगस्त तक बारिशें जारी रहने की पेशगोई भी की गई है। बलूचिस्तान में 2 अगस्त से तेज़ बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया था। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क भर में अगस्त में मामूल से ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं और 7 अगस्त से बारिशों का नया स्पेल शुरू होगा जो 15 अगस्त तक जारी रहेगा। उधर NDMA ने मुल्क भर में बारिशों का अलर्ट जारी किया है, जबकि अर्बन फ्लडिंग का खतरा भी जाहिर किया जा रहा है। NDMA ने सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और दीगर मुतल्लिका इदारों को हिदायत की है कि वो किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहें। अब NDMA की क्या तैयारी है, ये भी हम रब्ता करेंगे NDMA से। हमारे साथ मौजूद होंगे उनके नुमाइंदे और हम अपने पहले तो कॉरेस्पॉन्डेंट्स अपने साथियों से पूछेंगे कि भाई अभी शहर में सूरत हाल क्या है। पर्टिकुलरली वील गो टू लाहौर फर्स्ट एंड देन वील गो टू पेशावर। लाहौर से हमारे साथ होंगी उम्मे फरवा और महाम कुरैशी होंगी हमारे साथ पेशावर से। सो उम्मे फरवा बताइएगा, कल तो भाई लाहौर डूब गया, बस हर तरफ यही चर्चा था, यही बात हो रही थी। कितनी देर में, ज़रा अपना तजर्बा बताइए। 44 साल बारिश का रिकॉर्ड टूटा, लेकिन ओवरऑल आपको रिकवरी कितनी देर में नजर आई? क्या शाम तक शहर नॉर्मल था? जी बिल्कुल अब्दुल्ला, आपने सही बात कही है कि 44 साल का रिकॉर्ड टूटा। और ये 44 साल का रिकॉर्ड टूटा कैसे कि 4 बजे से बारिश का ये स्पेल शुरू हुआ और 1 बजे तक, दोपहर 1 बजे तक मुसलसल बारिश होती रही। और
इस मुसलसल बारिश की वजह से लाहौर डूबा और कोई ऐसी जगह नहीं थी, कोई ऐसा इलाका, कोई ऐसी गली, कोई ऐसी सड़क नहीं थी कि जहाँ पे आपको बारिश का पानी ना दिखाई दिया हो। और पानी भी इतना था कि गुजरना बहुत ही मुश्किल था। मामूलाती ज़िंदगी ही नहीं बल्कि कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर हुए। और इसमें ये भी कहना गलत ना होगा कि जैसे ही 1 बजे बारिश रुकी है और शाम तक लाहौर के अंदर जिन जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा पानी खड़ा था उसको साफ़ कर लिया गया, क्योंकि महकमा वासा की टीमें जो है जब तक बारिश हो रही थी वो उस पॉइंट्स पे मौजूद थी जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई थी। अभी जिस तरह से मैं लक्ष्मी चौक में मौजूद हूँ और आप खुद भी लाहौर के ही रहने वाले हैं और आपको पता है कि लक्ष्मी चौक में कितना पानी खड़ा होता है। जैसे ही बारिश रुकी है उसके 2 से 3 घंटे के बाद लक्ष्मी चौक को क्लियर कर दिया गया था। और इसी तरह से करतबा चौक है, ताजपुरा है, यहाँ पे भी बारिश जो है वो बारिश का पानी बहुत ज़्यादा खड़ा होता है। इस तरह ही लगता है कि जैसे समंदर की लहरें आ रही हैं और लोग अपनी ज़िंदगी जो मामूलाती ज़िंदगी होती है वो बुरी तरह से मुतासिर होती है। कारोबार तो वहाँ खुलते ही नहीं है, इवन के लोग अपने मार्केट में जाके कुछ सामान लेकर आ नहीं सकते, घरों के अंदर पानी आ जाता है, इतनी बुरी सूरत हाल होती है। तो शाम तक वो तमाम इलाकों को क्लियर कर दिया गया था। अब शाम के बाद से लाहौर बिल्कुल नॉर्मल था। बारिश जब तक होती रही तब तक तो पानी रहा, लेकिन जैसे ही बारिश बंद हुई उसके बाद महकमा वासा की तमाम टीमें जो थी मशीनरी लगाकर उन्होंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया। यहाँ अब्दुल्ला एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगी कि महकमा वासा ने जो अंडरग्राउंड जो बनाए हुए हैं टैंक, उसकी वजह से बहुत फ़ायदा हो रहा है। अभी भी लाहौर में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर ये अंडर वाटर जो टैंक बनाए जाते हैं उसकी ज़रूरत है। जैसे इन्होंने मार रोड पे बनाया है, जी प्लान में भी था कि लाहौर में अंडर ग्राउंड वाटर रिजर्वॉयर्स की तादाद बढ़ाई जाएगी, क्योंकि उससे ज़ेर ज़मीन पानी की सतह भी बेहतर हो रही है, क्योंकि लाहौर में ज़्यादातर पानी ज़मीन से ही आ रहा है जो लोग पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं। सो वील आस्क अबाउट दैट लेटर। अभी आप हमारे साथ ही रहिए। उम्मे परवा हमें महम कुरैशी भी हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम पेशावर। महम बताइएगा पेशावर में मौसम की क्या सूरत हाल है? ओवरऑल नॉर्दर्न एरियाज़ की बहुत ही हौलनाक फुटेजेस आ रही हैं जहाँ सैलाबी कैफियत है, जहाँ लोगों के घर बह रहे हैं, जानी नुकसान हो रहा है। पेशावर में क्या माहौल है? जी खैबर पख्तूनख्वा में जो है क्लाइमेट चेंज जो है उसने अपने असरात जो हैं दिखाना शुरू कर दिए हैं। हमारे जो इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स थे उन्होंने पहले ही कहा था क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इसका बुरी तरह जो है असर वो पाकिस्तान पे पड़ा है और पाकिस्तान में भी बिलखसूस जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा है वो इससे बुरी तरह मुतासर हो रहा है। अगर हम यहाँ पे गर्मी की शिद्दत की बात करें तो यहाँ पे गर्मी भी मामूल से ज़्यादा ही पड़ने लग गई है। अगर दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो वो इट फील्स लाइक कि ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अगर हम गुज़िश्ता 4 दिनों से जारी जो मानसून की बारिशें हैं अगर हम उनकी भी बात करें तो वो भी क्लाइमेट चेंज का ही मुँह बोलता सबूत है कि उससे सूबे भर में कितने ज़्यादा नुकसान हुए हैं। अगर हम सूबे भर में नुकसानात की बात करें तो अब तक जो है 24 लोग जो है वो जा बहक हो चुके हैं, जबकि 17 लोग जो है वो ज़ख्मी भी हुए हैं। इसके अलावा अगर हम घरों की बात करें तो 150 घर जो है वो उनको भी नुकसान पहुँचा है, जिसमें से 70+ घर जो है वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। अगर हम पेशावर की बात करें तो कुछ दिन पहले पेशावर में भी बारिश हुई, लेकिन वो इस लेवल की बारिश नहीं थी कि जिससे कोई जानी या माली नुकसान हुआ हो। लेकिन अगर हम सूबे के बेशतर अजला की बात करें तो जैसे कि चित्राल हो गया, सवाबी, सवात, खैबर और ख़ास तौर पे जो दर आदम खेल है वहाँ पर ऐसी सूरत हाल बनी कि एक ही घर के जो है बारिश की वजह से 11 अफराद जो है वो जा बहक हो गए थे। इसके अलावा हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं ख़ास तौर हमारे पास आता है, वहाँ पे बड़ी तादाद में सयाह जो है ऐसे महीनों में घूमने के लिए आते हैं, तो वो वहाँ पे एक ब्रिज जो है बालाकोट से आगे वो ब्रिज टूट गया है और सयाह जो है वो नारायण कागान में फंसे हुए हैं और उनके लिए वापस आने का जो है रास्ता वो बंद हो चुका है। तो इस हवाले से जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है उन्होंने भी PDMA, ज़िली इंतज़ामिया और रेस्क्यू समेत दीगर जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको अलर्ट रहने के लिए हिदायत जारी की हैं। इसके अलावा PDMA ने जो है वो इस ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए जो फंड्स रखे थे उन्होंने वो भी जारी कर दिए हैं। अगर हम पेशावर में ओवरऑल निकासी आपकी क्या सूरत हाल है? जब बारिश हो रही है और ज़ाहिर बारिशों का मौसम है तो पानी निकल जाता है, नालों की सफाई बर वक्त की गई है एज एन द सिटी इटसेल्फ, दारुल हुकूमत है ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा का। सो यहाँ क्या सूरत हाल देखती हैं आप बारिश के बाद पोस्ट ट्रेन?
ये ज़िले इंतज़ामिया जो है वो बर वक्त कार्रवाइयाँ तो कर रही हैं, लेकिन अगर हम ऐसे अजला देखें जहाँ पे सैलाबी सूरत हाल हमें देखने को मिली थी, तो वहाँ पर कुछ ऐसे ख़ास जो है परफेक्ट हमें जो इंतज़ाम है वो देखने को नहीं मिले। अगर किसी घर में या रोड्स पर पानी जमा हो जाता है तो फौरी तौर पर उसके लिए कोई इकदाम नहीं उठाए जाते थे। हालांकि जो है पहले से जो है ज़िले इंतज़ामिया को इस बारे में जो है इन्फॉर्म कर दिया। दीगर अजला में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, पेशावर के हद तक तो मामला आप कह रही हैं ठीक ही हैं। अच्छा उम्मे फरवा, ये आप हम अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर, कुएं जिसे कहा जाता है, उसकी बात कर रहे थे। लाहौर में कितने हैं अभी, इनकी तादाद कितनी तादाद है इनकी, और इनसे कुछ फ़र्क पड़ा है नहीं पड़ा है? क्योंकि बहुत से प्लान्स थे कि जी इनकी तादाद बढ़ाई जाएगी, इससे ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में भी इजाफा हो रहा है, बेहतर हो रही है। नेक्स्ट टाइम वी विजिट लाहौर वी हैव टू विजिट वन ऑफ दीज कुआंस बिकॉज वी रियली इंट्रीग्ड टू नो कि ये हाउ डज इट लुक लाइक। क्या ये एक्चुअल कुआं की तरह ही होता है? जी बिल्कुल, कि कुएं ही की तरह का बनाया हुआ है। अब जैसे बागे जना में बनाया गया हुआ है, अगर आप बागे जना जाते हैं तो ये नॉर्मल सी सरफेस जो होती है ना, वो बनाई भी ग्राउंड की तरह ही है, लेकिन वो नीचे टैंक बना हुआ है और उसके अंदर पानी सेफ हो रहा है। और 3 से 4 के करीब लाहौर में ये मुख्तलिफ पॉइंट्स पर बनाए गए थे जहाँ पर बारिश का पानी सबसे ज़्यादा जो है वो खड़ा होता था। अब ये पानी जो है उस टैंक में चला जाता है और उसके बाद उसके ऊपर एक प्रॉपर ग्राउंड सी बना दी गई हुई है, और जो टेनिस के प्लेयर है अगर वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ पर, यानी कि सिस्टम इस तरीके से बना दिया गया है। इसी तरह से अलहमरा में भी एक इसी तरह से टैंक बनाया गया है और उसका एक रखा हुआ है कि इतना पानी उसमें सेफ हो सकता है, और इसी पानी को दोबारा से यूज़ किया जाता है बागों में पानी देने के लिए। जैसे बागे जना का है तो उसमें पानी जो बारिश का है उसी को दोबारा यूज़ किया जाता है और जो बागों में वो पानी दिया जाता है। तो इस तरह से ये सूरत हाल है। अच्छा, अब आने आज और कल क्या पेश गोई है लाहौर में मौसम को लेके? कोई और स्पेल है इस तरह की टोरेंशियल रेन का या नहीं? जी बिल्कुल, ये 6 अगस्त तक तो कहा गया है कि जी महकमा मौसमियात की जानिब से, और PDMA ने भी अलर्ट जारी किया हुआ है कि 6 अगस्त तक लाहौर में बारिशें तो मतवक्को हैं, लेकिन जो गुज़श्ता रोज़ की बारिश थी उसके बाद से आज जो है हल्की बारिश मतवक्को की जा रही है, लेकिन आइंदा 24 घंटों में हैवी रेन फिर एक्सपेक्ट की जा रही है। चलिए जी, लेट्स सी आइंदा 24 घंटों में क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका उम्मे फरवा फ्रॉम लाहौर एंड महम कुरैशी फ्रॉम पेशावर। थैंक यू फॉर अपडेटिंग अस लेडीज़। और देख लिया आपने भाई, पेशावर पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में तो सूरत हाल नॉर्मली है, लेकिन अदरवाइज़ जो दीगर अजला से आ रही ख़बरें वो बड़ी वारिसम हैं, बड़ी तशवीशनाक हैं। सो NDMA के नुमाइंदे भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी बात करेंगे कि क्या तैयारी है पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा से जो विजुअल्स आ रहे हैं जिसमें सैलाबी रेलें सब कुछ बहा लेकर जा रहे हैं, वहाँ पे रेस्क्यू किस तरह से किया जा रहा है। अगर कुछ लोग फंस गए हैं, कुछ सयाहों के बारे में भी इत्तलात थी कि वो फंस गए हैं नारान कागान में, और क्योंकि वहाँ पे जो एक राब्ता ब्रिज है, सड़क है, वो बह गई थी पानी के रैले में। लेट्स सी क्या अब उस सिलसिले में हो रहा है या इक़दामात किए जाते हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे और आपको ये बताएंगे कि चीफ जस्टिस को धमकियां देने वाले TLP रहनुमा पीर ज़हीरुल हसन शाह की गिरफ्तारी का मामला बड़ा पुरस्कार होता जा रहा है। पीर को खबर आई थी और हमने भी आपको बताया था कि उन्हें उकाड़ा से गिरफ्तार कर लिया गया। ये भी कहा गया था कि लाहौर के थाने किला गुजर सिंह में उनके खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट समेत मुतअद्दिद दफ़ात के तहत FIR दर्ज कर ली गई है। और तो और चीफ जस्टिस को धमकियां देने पर हुकूमत की तरफ से सख्त रद्द अमल का इजहार भी किया गया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, कहा गया था, क्या कहा गया था इनफैक्ट मैं क्या आपको बताऊँ, ये भी देख लीजिए। रियासत के अंदर रियासत बनाने का ये जो रवाज है, इसकी हम सबको मिलके मुजम्मत करनी चाहिए और रियासत को भी इसमें आनी हाथों से निमटना चाहिए। ये जीरो टॉलरेंस होगी इस पे रियासत की, इसलिए कि हर चीज की एक लिमिट है। रियासत इंसानी हकूक के या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिबादे में किसी को ये इजाजत नहीं देगी कि उसके मुंह में जो आए वो कह दे। जहाँ पे कानून की हद अबूर होगी, ब्रीच होगी, क्राइम कमिट होगा या क्राइम कमिट होने की धमकी होगी या कोशिश होगी, रियासत अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर रिएक्ट करेगी। यही गवर्नमेंट का फैसला है और गवर्नमेंट बिल्कुल डिटरमिन्ड है कि इस पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। पैगाम पाकिस्तान की सूरत में पाकिस्तान के तमाम जय्यद उलमा का ये फतवा मौजूद है कि दहशतगर्दी, खुदकुश हमले और फतवेबाजी, इसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं, इसका इख्तियार सिर्फ रियासत के इदारों को है। हुकूमत
इस तरह के रवैयों को पनपने की इजाजत नहीं देगी। आपको ये हक किसने दिया कि आप इस तरह के ऐलानात करते फिरे? मैं बिल्कुल ये वाजे कर दूं, ये अब मुजम्मत से आगे का काम है। इन हाथों को रोका जाएगा। हम दीवार बनेंगे ऐसे हाथों के रास्ते में जो नफरत फैलाते हैं, जो किसी के अकीदे के ऊपर शक्को शुबहात का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं, और ये इसके पीछे बिल्कुल खुले सियासी मकासद हैं। ये जो कल एक फतवा जारी किया गया, ये सियासी बुनियादों पर किया गया। वज़रा के बयानात अपनी जगह, मगर हकीकत यह है कि कानून के लंबे हाथ अब तक पीर ज़हीरुल हसन शाह तक पहुँचने से कासिर हैं। ऐसी इत्तलात आ रही हैं कि पीर ज़हीरुल हसन शाह गिरफ्तारी के खौफ से खैबर पख्तूनख्वा फ़रार हो गए हैं, जबकि उनके 2 बेटे भी फ़रार हैं। ये भी कहा जा रहा है कि TLP की शूरा ने ज़हीरुल हसन शाह को गिरफ्तारी देने पर कायल करने की कोशिश की थी, मगर वो राज़ी नहीं हुए। एक सरकारी एहलकार ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि वो ज़हीरुल हसन शाह की गिरफ्तारी से ज़्यादा दूर नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काज़ी फ़ाइज़ ईसा को धमकियां देने पर एक और मौलाना मोहम्मद ताहिर सैफ़ी को काड़ा से गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन पीर ज़हीरुल हसन शाह की गिरफ्तारी का क्या मामला है, क्योंकि इब्तदाई तौर पर ऐसी खबरें आई थीं कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये हम जानेंगे। सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब बताइएगा भाई, ये जब चीफ जस्टिस को धमकी वाला मामला सामने आया था, हुकूमत के सभी रहनुमाओं ने ऊपर तले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, दावा किया गया था कि बड़ा एक्शन कर रहे हैं, गिरफ्तारी की इत्तलात भी मिली थी। अब कहा जा रहा है कि वो साहब तो गिरफ्तार ही नहीं हुए, कहाँ हैं वो? ये बात दुरुस्त है कि जब हुकूमती वुज़रा ने इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और कहा कि वो इस मामले में ज़ीरो टॉलरेंस शो की जाएगी और उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा, उनको गिरफ़्तार किया जाएगा, तो बहुत सारे लोग पुरउम्मीद हो गए। और बल्कि उस शाम को ही कोई ख़बरें भी चलीं कि पीर ज़हीरुल हसन शाह को उकाड़ा से गिरफ़्तार कर लिया गया है। बाद में पता चला कि वो गिरफ़्तार होने वाले पीर ज़हीरुल हसन शाह नहीं थे, बल्कि एक और साहब थे उनके ही पार्टी के, तहरीक लब्बैक के, और उनका नाम था मौलाना ताहिर सैफ़ी। पीर ज़हीरुल हसन शाह जो हैं वो अभी तक मफरूर हैं। वो पुलिस को उन्होंने अपनी गिरफ़्तारी नहीं दी और पुलिस वाले जो हैं वो अभी तक उनकी तलाश में इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। अब देखें कि कब उन्हें कामयाबी कब होती है। अच्छा, अब आपको बताइए, अगर किसी को गिरफ्तार करना चाहें तो कर ही लेते हैं, केस तो है, मुल्ज़िम मतलूब भी है, तो क्या हुक्काम कोई कोशिश करते नज़र आ रहे हैं या बस अभी खामोशी थी इस मामले पे, पर्दा डला हुआ था, सब यही समझ रहे थे ये गिरफ्तार हो गए तो चुप ही थे? मेरे ख्याल है कि पुलिस इस मामले में काफ़ी संजीदा है। बेसिकली जो पीर साहब हैं वो भी काफ़ी संजीदा हैं गिरफ़्तारी ना देने में, इसलिए इसमें ताहीर हो रही है। और जो इतलात हैं वो ये हैं कि पीर साहब जो हैं बज़ाते ख़ुद उनका ताल्लुक़ तो शेखपुरा से है और वो अपने घर पर नहीं है। उनके बारे में इतलात ये हैं कि वो कहीं खैबर पख्तूनख्वा में किसी जगह पे छुपे हुए हैं। इनके घर पे पुलिस ने छापे मारे, इनके कुछ जो करीबी अजीज़ हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया। पीर साहब के अपने जो 2 बेटे हैं वो भी कहीं अपने घर पर नहीं है, वो कहीं खुफिया जगह पे हैं ताकि वो उनको गिरफ़्तार ना किया जाए। पीर साहब जो हैं ख़ुद, जिस तरह मैंने ज़िक्र किया कि उनके बारे में इतलात हैं कि वो खैबर पख्तूनख्वा चले गए हैं। और इस बारे में कुछ पुलिस के और जो TLP की क़यादत है उनके आपस में कोई कोऑर्डिनेशन भी थी। कोई इनिशियली इब्तदाई तौर पर जो तहरीक लब्बैक की क़यादत है, जो शूरा है उनकी, उन्होंने कोई यकीन दहानी इस तरह से कराई थी कि पीर साहब को वो 1-2 दिन में पेश कर देंगे। सही। और उन्होंने कोई पीर साहब से दरख्वास्त भी की कि आप गिरफ़्तारी दे दें, लेकिन पीर साहब जो है ना वो ज़िद हैं, यानी कि वो मुसर हैं, वो कहते हैं कि मैंने गिरफ़्तारी नहीं देनी। तो यही आँख मिचौली अभी तक चल रही है। और अभी मुझे नहीं आइडिया कि शूरा के साथ मुज़ाकरात पुलिस के चल रहे हैं या कोई अपना कोई वो मज़ीद कोई फर्दर कोई न्यूक्लियर एक्शन, अपना कोई न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं। अच्छा, अब उमर साहब ये जिस तरह का मामला है, एक तो मरकज़ी मुल्ज़िम होता है, वो लोग ठीक हैं, लेकिन कुछ और साथी भी होते हैं जिन्होंने वीडियो बनाई है, वीडियो फैलाई है। क्या इस केस के दीगर मुल्ज़िमान की तलाश या शनाख्त पर भी कुछ काम हो रहा है या अभी सिर्फ पीर साहब को पकड़ने पर तवज्जो मरकूज़ है? हाँ, ये बात दुरुस्त है कि वो अकेले नहीं थे, और भी उनके साथ कई लोग थे और कई नारे मारने वाले थे और कोई उस पैगाम का प्रचार करने वाले थे। तो जिस तरह मैंने पहले ज़िक्र किया कि मौलाना ताहिर सैफ़ी वो पहले गिरफ़्तार हैं, उन पर जो एंटी टेररिज्म एक्ट है उसके तहत उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है और
वो पुलिस के पास उनको पुलिस ने रिमांड के लिए दरख्वास्त दी थी और अदालत ने 1 हफ़्ते के लिए उनका रिमांड, जिस्मानी रिमांड दे दिया है पुलिस को। तो इस तरह कोई 1500 और लोग हैं मेरे ख्याल जो उस मजमे में शरीक थे और जिन्होंने कोई नारे मारे थे या कोई उसी अज़म का इजहार किया था जो कि पीर ज़हीरुल हसन शाह ने जिस तरफ इशारा किया था, तो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। लेकिन जब तक पीर साहब नहीं पकड़े जाते तो बाकी कार्रवाई उसमें वो कुछ संजीदगी उस तरह से नज़र नहीं आएगी कि अगर जो मेन जो सरगना है, जो इनिशिएटर है इस मामले में लोगों को उकसाने वाला है, अगर वही गिरफ़्तार नहीं होता तो जो आम कारकुन है सिर्फ़ उनकी गिरफ़्तारी से तो कोई ये एफ़र्ट या कोई एक्शन, कुछ संजीदा अमल नहीं लगेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया उमर चीमा साहब। पुलिस भी बड़ी कोशिश कर रही है लेकिन पीर साहब भी बड़े बज़िद हैं कि उन्होंने पकड़ाई नहीं देना और पुलिस कोशिश कर रही है कि वो पकड़ में आ जाएं। इत्तलात ये थी कि इब्तदाई तौर पर कि वो पकड़े गए हैं लेकिन वो नहीं पकड़े गए थे, मौलाना ताहिर सैफ़ी साहब पकड़े गए थे। सो अब लेट्स सी कि इनकी गिरफ्तारी कब तक अमल में आती है क्योंकि केस तो बड़ा मजबूत है। एक बात, अगस्त का महीना है, बेहतरीन मौसम है। एक तो हम आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं, हमें पता है हालात बहुत अजीब हैं, आप में से बहुत सोच रहे होंगे भाई इन हालात में क्या जश्न और कौन सी आज़ादी, लेकिन आज़ादी तो बहरहाल है और ये बड़ी नेमत है। सो इस उम्मीद के साथ कि हालात भी बेहतर होंगे और कुछ हालात को बेहतर करने में हमें अपनी कंट्रीब्यूशन करनी होगी और अपनी कंट्रीब्यूशन की एक फॉर्म हम आपको बता सकते हैं कि अगर आप दरख्त लगाएंगे तो जो क्लाइमेट चेंज, बेइंतहा बारिशें, शदीद सर्दी, शदीद गर्मी जिसका हमें सामना है, इसमें आप अपना हिस्सा ज़रूर डाल पाएंगे। और अब फिर से वही माहौल है कि सैलाबी रेलें बहा कर लेके जा रहे हैं लोगों को। खैबर पख्तूनख्वा में पर्टिकुलरली जानी नुकसान भी हो रहा है। बलूचिस्तान के हवाले से बड़ी फ़िक्रमंदी है क्योंकि वहाँ भी जब बारिशें आती हैं तो बड़ी तबाही मचती है। इसी बारे में बात करेंगे। ज़ारा हसन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, लीड टेक NDMA। बहुत शुक्रिया ज़ारा साहिबा, बताइएगा NDMA की क्या तैयारी है? अभी हमने जुलाई में देखा जितनी बारिश होती है जुलाई में उससे तो कम ही एवरेज रहा, लेकिन जुलाई एंड और अगस्त जैसे ही शुरू हुआ है बहुत ज़्यादा बारिशें होना शुरू हो गई हैं और वही सैलाबी रेले आ रहे हैं पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ अजला में। जी, NDMA ने जो इम्पैक्ट बेस्ड मेट्रोलॉजिकल प्रोजेक्शन की है उसके मुताबिक हमने जो एरियाज आइडेंटिफाई किए थे जहां पर जुलाई और अगस्त के महीने में जो है हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्सपेक्टेड थी, ये वही एरियाज हैं जो कि हमने मार्च के महीने में ही जो है मुतल्लिका अदारों के साथ जो है वो शेयर कर दिए थे। अब इसके हवाले से हम लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में और अलर्ट्स की सूरत में हम तमाम हदायत भी जारी कर रहे हैं कौम के लिए। अच्छा, हमने देखा इस वक्त अगर उन एरियाज़ का आप जिक्र कर सकें, मतलब ये पंजाब के भी कुछ एरियाज़ हैं क्या? सिंध में भी हमने देखा है जब सैलाब आता है बहुत तबाही मचाता है। बलूचिस्तान में तो पहले ही कसम पुरसी का आलम है, गुर्बत है, फिर सैलाब आता है तो सब कुछ लोगों का बहा ले जाता है। कौन कौन से एरियाज़ हैं जो आप लोगों ने इस दफ़ा आइडेंटिफाई किए हैं? क्या ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा है या बाकी सूबों में भी इस तरह के एरियाज़ मौजूद हैं जहाँ सीरियस ख़तरा है सैलाब का? जी, ये जो अभी करंट स्पेल चल रहा है मानसून का, ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसमें नारोवाल, लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, पीर पंजाल के जितनी भी रेंजेस में नलाज हैं वो तमाम इसकी जद में है। इसके अलावा रावी, चिनाब के जो दरिया है उसमें भी दरमियाने दर्जे के सैलाब का खतरा है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी हैवी रेनफॉल एक्सपेक्ट की जा रही है इस करंट स्पेल में जो कि 6 अगस्त तक जाएगी। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में भी जो है दरियाए काबुल और हज़ारा डिवीजन, मालाकंड डिवीजन और पेशावर वैली भी जो है वहाँ पे भी ये बारिश जो है और अर्बन फ्लडिंग या फ्लैश फ्लडिंग के इवेंट जो हैं वो हो सकते हैं। इसके अलावा राजनपुर और DG खान में हिल टॉरेंट्स भी जो है इसकी वजह से है और सदरन सिंध में भी जो कराची डिवीजन है, मीरपुर खास डिवीजन है, हैदराबाद डिवीजन है, वो भी मकामात हैं जिसमें हम हैवी रेनफॉल जो है वो। अच्छा, अब आपका काम इंटिमेट करना है, वार्निंग देना है, अलर्ट्स जारी करना है, ये तो है ही। उसके बाद जब इस तरह की कैफियत आती है या सूरत हाल बनती है उसमें आपकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं? आपने अलर्ट दे दिया, जारी कर दिया, फिर सैलाब आ गया, बारिशें हद से ज़्यादा हो गई, जैसे कि कल लाहौर में ही 44 साल का रिकॉर्ड टूटा। आप लोग की क्या जुरिस्डिक्शन है? खैबर पख्तूनख्वा में अभी भी सैलाबी रेले मुख्तलिफ चीज़ों को अपनी लपेट में लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग क्या मदद करते हैं लोगों की? सबसे पहले तो मैं आपको NDMA का मैंडेट बताऊं, हम एक कोऑर्डिनेटिंग बॉडी हैं जो कि फेडरल एपेक्स बॉडी है और अगर आप डिजास्टर रिस्पांस की बात करें तो ये 3 टियर अप्रोच है। अगर डिजास्टर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में एक लोकलाइज्ड इमरजेंसी लाता है तो सबसे पहली जिम्मेदारी जो है वो
DDMS की है टू रिस्पॉन्ड टू कम्बैट इट, और अगर वो डिस्ट्रिक्ट की कैपेसिटी से बढ़ जाता है तो फिर PDMA जो होता है, कंसर्न PDMA, रिस्पेक्टिव PDMA, वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। और अगर वो PDMA की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी कैपेसिटी से बढ़ जाए तो फिर थर्ड ईयर अप्रोच जो है वो NDMA की होती है, देन वो इंटरवीन करते हैं। इसके अलावा NDMA रिस्पॉन्स में, लॉजिस्टिक में, स्टॉक टेकिंग में कंटिन्यूसली सपोर्ट करता है रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस को, रिस्पेक्टिव DDMA को। आप लोगों ने कुछ इस तरह की कोऑर्डिनेशन भी रखी या कुछ चेक एंड बैलेंसेस हैं आपके कि भाई PDMS की तैयारी मुकम्मल है, PDMS ने आगे DDMS को चेक किया कि जहाँ जिन अजला में ज़्यादा ख़तरा है, मतलब डिड NDMA मेक श्योर कि सबकी तैयारी अप्रोप्रिएट हो जो होनी चाहिए इस सीज़न के लिए? जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने आपके प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि हमने मार्च के महीने में ही तमाम प्रोजेक्शंस, वो एरियाज आइडेंटिफाई किए थे, और हमने मुख्तलिफ सूरतों में NDMA में साइमेक्स कराई थी, जिसमें तमाम मुतल्लिका PDMA जितने भी अदर कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, उनको भी मदऊ किया गया था NEOC NDMA हेडक्वार्टर में। इसके अलावा NDMA ने मजीद इस सिस्टम को रोबस्ट बनाने के लिए PCC यानी प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन फोरम का जो है वो यहाँ पर NDMA में इफ्तिताह किया, जो कि जिसका मकसद ही इस कोऑर्डिनेशन को मजीद बेहतर बनाना है, उनके साथ राब्ता बेहतर करना है, स्टॉक टेकिंग, किसी भी किस्म का जो कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है, ये रिस्पॉन्स को बेहतर बनाने के लिए NDMA ने एक डिपार्टमेंट का इफ्तिताह जो है वो NEOC हेडक्वार्टर इस सीजन के लिए आपकी क्या प्रोजेक्शन है? मतलब हम क्या किसी बड़े सैलाब के लिए तैयार रहें ज़हनी तौर पर, या मॉडरेट ट्रेन होगी और सूरत हाल बेहतर रहेगी? इस साल जो हमने प्रोजेक्शन की थी उसके मुताबिक 2022-2010 की कोई इस तरह की फ्लडिंग सिचुएशन नहीं हो सकती, लेकिन 2014 में जो कि रिवर राइन जो कि दरमियाने दर्जे का सैलाब था, जिसको हम लो टू मीडियम कैटेगरी का कहते हैं, वो हम टिल मिड ऑफ अगस्त जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टिल मिड ऑफ अगस्त दरमियाने दर्जे का सैलाब हम मुख्तलिफ मकामात पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब एक पैगाम जो हम चाहेंगे आप ही दे दें सयाहों को। हमें बहुत शौक़ है, बच्चों की छुट्टियां भी हैं, लेकिन हम तो अपने प्रोग्राम से कहते ही रहें लोगों को कि भाई जुलाई के एंड एंड अगस्त ऑनवर्ड्स आप ना पहाड़ों पे सफ़र किया कीजिए। कोई भी सवारी मैसर होती है, घर की मतलब गाड़ी भी हो, उसमें भी लोग नहीं डरते और पहुंच जाते हैं पहाड़ों पे, फिर फंसते भी हैं, फिर एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो कोई एडवाइजरी जो आप टूरिस्ट्स के लिए जारी करना चाहें इस सीज़न में? जी, हम लोगों ने एक नेशनल पार्क NDMA डिज़ास्टर अलर्ट के नाम से एक ऐप जो है वो आवाम के लिए बनाई है, जो कि iOS और एंड्रॉयड दोनों पे मौजूद है। मेरी आवाम के साथ गुजारिश होगी कि हम उसमें जो हदायत जारी कर रहे हैं, बारिशों की मालूमात दे रहे हैं, इम्पैक्ट बेस्ड मॉडलिंग कर रहे हैं कि बारिशों की वजह से कौन से मकामात हैं जो कि उसकी जद में आ सकते हैं, ये तमाम हदायत, ये तमाम इंफॉर्मेशन उस ऐप में दी जा रही है। तो आवाम से गुजारिश है कि काइंडली उसको डाउनलोड करें। आप दोबारा प्लीज ऐप का नाम बता दें। ये एप्पल और एंड्रॉयड दोनों में डाउनलोड की जा सकती है, बता दीजिए। पाक NDMA डिजास्टर अलर्ट के नाम से ये ऐप मौजूद है। इसमें ये तमाम इंफॉर्मेशन, जिसमें आपको मौसम की इंफॉर्मेशन, कौन कौन से मकामात हैं जहां लैंडस्लाइड आ सकती है, कौन कौन से मकामात हैं जहां पे अर्बन फ्लडिंग, रिवर फ्लडिंग, ग्लोफ का इवेंट हो सकता है, ये तमाम इंफॉर्मेशन उस ऐप में मौजूद है अलॉन्ग विद दी प्रिकॉशनरी मेजर्स। तो मेरी गुजारिश होगी आवाम से कि काइंडली इस ऐप को, इसकी जो अलर्ट्स जारी हो रही हैं उस पर अमल करें, उस पर फोकस करें। थैंक यू। ज़ारा हसन, लीड टेक NDMA हमारे साथ मौजूद थी। पाक NDMA डिज़ास्टर अलर्ट के नाम से भाई एक ऐप है जो एंड्रॉयड और iOS दोनों पे अवेलेबल है। आप प्लीज़ डाउनलोड करें, और अगर आपने कहीं भी ट्रैवल करने का प्लान बनाया हुआ है तो आप उस पर तमाम चीज़ें देख सकते हैं कि क्या ये इलाका जहाँ आप जा रहे हैं, ये सैलाब की ज़द में आने का ख़तरा है, नहीं है, बारिशें होने वाली हैं, इस मकाम पर नहीं होने वाली हैं। इट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल। अब जब एक सहूलत है और फ्री है तो उससे इस्तेफादा करें, फ़ायदा उठाएं। अभी हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की कोपहमा नाइला कियानी की टीम ने गुज़श्ता साल K2 पर जाँ होने वाले पोर्टर हसन शिकरी की मैयत एडवांस स्पेस कैंप से हेलीकॉप्टर के जरिए आबाई गांव मुंतकिल कर दी है। हसन शिकरी की मैयत वापस लाने वाली टीम में दिलावर सतपारा, अकबर हुसैन, जाकिर सतपारा, मोहम्मद मुराद और अली मोहम्मद सतपारा शामिल हैं। गुज़श्ता साल 27 जुलाई को पोर्टर मोहम्मद हसन शिकरी की K2 मुहिम के दौरान बॉटल नेक पर इनकी मौत हो गई थी। कोपहमाओं पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने शदीद बीमार हसन शिकरी की न सिर्फ मदद नहीं की बल्कि उन्हें मरते हुए देखने के बावजूद वहीं छोड़कर आ
आगे बढ़ गए थे। यही नहीं बल्कि कोपहमाओं की टीम पर आखिरी सांसें लेते मोहम्मद हसन के ऊपर से गुजर जाने का इल्ज़ाम भी लगाया गया था। हसन शिकरी के अहल खाना ने खातून कोपहमा नाइला कियानी से हसन शिकरी की मैयत तलाश करने की दरख्वास्त की थी और उनकी ये दरख्वास्त इस तरह से पूरी हुई कि ये कोशिश कामयाब रही। इसी पे बात करेंगे। नाइला कियानी साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नाइला साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि पोर्टर हसन शिकरी की मौत गुज़श्ता साल हुई थी। 1 साल तक कोई अटेम्प्ट ही नहीं नज़र आई कि इनकी बॉडी को नीचे लाया जाए। आपकी टीम ने, आप लोगों ने ये काम कर दिया, कैसे ये अमल आपने सोचा या शुरू किया? अस्सलाम वालेकुम। हसन शिकरी की डेथ को पूरा 1 साल हो गया है। जब उनके साथ ये हादसा बॉटल नेक पे हुआ था तो आइडियली होना तो ये चाहिए था कि जो 100 क्लाइंबर्स वो भी ज़िंदा थे, उनको क्रॉस करके समिट के लिए गए हैं, वो अगर उनमें से कुछ भी अपने समिट गिव अप करते, अपने शरपास गाइड्स को इस काम रेस्क्यू पे लगाते तो उनकी जान बच सकती थी। लेकिन आजकल ग्लोरी ओवर ह्यूमन लाइफ बहुत कॉमन है। लोगों को अपनी ग्लोरी किसी इंसान की जान से ज़्यादा उसकी परवाह है। ये मिशन बहुत ही रिस्की था बिकॉज मुझे पता था कि तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि बॉटल नेक से इतनी ऊंचाई से 8200 मीटर से नीचे बेस कैंप तक बॉडी लाई गई हो। लेकिन इसको एक्सेप्ट करने के मेरे 2 रीज़न थे। एक तो ऑफकोर्स फैमिली ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी और दूसरा ये था कि जब ये न्यूज़ वायरल गई थी तो पूरी दुनिया में माउंटेनियरिंग की एथिक्स को एक तो क्वेश्चन किया था और दूसरा ये था कि पाकिस्तान की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है माउंटेनियरिंग का, हमारे हाई एल्टीट्यूड वर्कर्स की जो ट्रेनिंग है, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं जो उनको और क्लाइंबर्स को प्रोटेक्ट करती हैं और उनकी गियर, मतलब बहुत सी चीज़ों को क्वेश्चन किया गया था और उसकी वजह से हमारा नाम काफ़ी ख़राब हुआ था, हमारी माउंटेन इंडस्ट्री का बेसिकली। तो उससे ये हमें ट्रस्ट बहाल करना था फॉरेनर्स में कि हमारे जो वर्कर्स हैं दे वेरी स्किल्ड, दे वेरी स्ट्रॉन्ग, दे जस्ट नीड ग्रूमिंग। और इस मिशन से हम ये भी चाहते हैं कि इस उनकी ट्रेनिंग पे, माउंटेनियरिंग की पॉलिसीज़ पे काम करें। वी स्टिल रिमेंबर नाइला साहबा, मतलब एक ठीक ठाक कंट्रोवर्सी हुई थी हसन शिकरी की मौत के बाद। पोर्टर्स की ट्रेनिंग पे बात हुई थी, उनके लिए सहूलियात क्या हैं, उनके हकूक़ के लिए बड़ी मुहिम शुरू हुई थी। आप भी उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई थी तब भी, और अब तो आपने काम ही कर दिखाया। तो क्या 1 साल के बाद हालात में कोई तब्दीली आई है? जी बिल्कुल, पिछले साल जितना काम हुआ है आई वुड से उतना पिछले बहुत सालों में नहीं हुआ है। आर्मी ने और EVK2CNR जो कि इटालियन NGO है, उन्होंने ट्रेनिंग्स करवाई। आर्मी ने सतपारा में एक माउंटेनियरिंग स्कूल छोटा सा बनवाया। CKNP ने लो एल्टीट्यूड पोर्टर्स की सैलरीज थोड़ी सी बढ़ाई और भी बहुत चीज़ों में से उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोसेस थोड़ा इम्प्रूव किया। बट आई वुड से इट्स अ ग्रेट स्टार्ट। वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। हमें जो पूरी की पूरी पॉलिसी है वो पूरी चेक करके, लोगों को पता भी नहीं है पॉलिसी है माउंटेनियरिंग ट्रैकिंग की या नहीं, उसको पूरा उसमें गैप फिल करने है, उनको इन्फोर्स करना है। बिकॉज पॉलिसी अभी भी है बट कोई फॉलो नहीं करता, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी को पता नहीं है कि अगर कुछ गलत हो जाए तो कहाँ जाएँ। तो हमें उनको स्पेशली हाई एल्टीट्यूड वर्कर्स के राइट्स, उनकी इंश्योरेंस, उनकी ट्रेनिंग, उनकी गियर, इन सब पे पॉलिसी बनानी है। ग्राउंड रेस्क्यू टीम बनानी है, प्राइवेट हेली रेस्क्यू में चाहिए। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिन पे काम करना है। अच्छा, आप बहुत सी चीज़ों की बात कर रही हैं, आपकी टीम और आप ख़ुद भी एक और बड़े ही अहम इशू पर काम कर रहे हैं और वो है कोहपैमाओं की जानिब से पहाड़ों पर जो पोल्यूशन होती है, जो गंदगी फैलाई जाती है, उसको साफ़ करने का काम। तो इस पर ज़रा बताइए, अब तक का काम कितना हो गया, कैसा तजर्बा है, क्यों ज़रूरी है आपने काम करना समझा? बिल्कुल, इस वक्त मेरी एक और टीम है K2 बेस कैंप पे, जो कि फ़र्स्ट टाइम इतना बड़ा एक्सपीडिशन K2 के हायर कैंप्स पे क्लीन अप करने गया और कैंप 1, कैंप 2 और कैंप 3 से बहुत ही चैलेंजिंग उन्होंने वेदर सिचुएशन में बहुत ज़्यादा कचरा नीचे लेके आए हैं। इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय और इसके अलावा जो इस कैंपेन का ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है, हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है एनवायरनमेंट को सेव करना। और हमारे जो इंडिविजुअल एक्ट है, छोटा सा कचरा हमें जो लगता है हम फैला रहे हैं, उसका ओवरऑल क्या इम्पैक्ट है। बिकॉज हम पाकिस्तान में भी देख रहे हैं 2 साल से, हालांकि हमारा कार्बन फुटप्रिंट इतना ज़्यादा नहीं है बाकी कंट्रीज़ को जब हम कंपेयर करें, लेकिन हमने इतना ज़्यादा सफ़र किया इन टर्म्स ऑफ वेदर चेंजेस, इन टर्म्स ऑफ फ्लडिंग। और माउंटेन्स में तो हम बहुत ऑब्वियस हम देखते हैं कि ग्लेशियर इतनी जल्दी पिघल रहे हैं और जो माउंटेन पे वेदर है, रॉक फॉल, एवलांचेस, वो भी बहुत ज़्यादा माउंटेनियरिंग को भी इम्पैक्ट कर रहा है। तो बेसिकली वाज टू क्रिएट अवेयरनेस।
अच्छा, जाते जाते एक और बात आपसे जानना चाहेंगे नाइला, आप और इसके अलावा समीना बेग को पैमाई में पाकिस्तान की एक पहचान है, दुनिया में हमारा नाम हुआ है आप दोनों ख़वातीन की वजह से। अब शमशाल वादी की एक खातून है, लोकल हैं, सुल्ताना, उन्होंने K2 सर कर लिया है। अब मकामी ख़वातीन का इस तरफ आना इस एरिया में कितनी बड़ी तब्दीली ला सकता है? जनरली ख़वातीन का माउंटेनियरिंग में आना और इतने बड़े बड़े पहाड़ सर करना, एक तो ये इंक्लूसिविटी के लिए बहुत अच्छा है कि पहाड़ सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है। अगर औरतें अपने आप को स्ट्रांग बनाएं तो वो पहाड़, मुश्किल से मुश्किल पहाड़ सर कर सकती हैं, बल्कि मुश्किल से मुश्किल काम अपनी ज़िंदगी में कर सकती हैं। माउंटेनियरिंग से बाहर निकल के जो हमारी स्टोरीज़ हैं लड़कियों की, मुश्किल काम करना, मुश्किल पहाड़ चढ़ना, आई थिंक ये इट सेंड्स अ गुड मैसेज आउट कि अगर हम अपने आप को ख़ुद को स्ट्रांग समझें और हम मुश्किलात का सामना करें सिनफ़े आहन की तरह, तो हम कोई भी दुनिया का ऐसा काम नहीं है जो हम कर नहीं सकते। तो मुझे तो लगता है कि सारे वो जो रोने धोने वाले ड्रामे बनाने और देखने बंद करने चाहिए और इस तरह की स्टोरीज ज़्यादा शेयर करनी चाहिए पूरी दुनिया से, ताकि हमारी वुमेन एम्पावर्ड हों, वो इंस्पायर्ड हों कि वो अपने आप को कमज़ोर नहीं समझें। तो आई थिंक ये दोनों माउंटेनियर्स से बाहर ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज आता है। नायरा कियानी साहब, बहुत शुक्रिया। इसीलिए हम तो भरपूर कोशिश करते हैं कि आप जैसी और ख़वातीन को यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे तो बहुत ज़्यादा बुलाएं, दावत दें, ज़हमत दें, ताकि आपकी कहानी, आपकी अचीवमेंट्स दीगर ख़वातीन तक पहुँचें और हमारे मुल्क की ख़वातीन, चूँकि अगस्त का महीना भी है, अपने मुल्क की तरक्की में उतना ही कंट्रीब्यूट कर सकें जितना दुनिया में ख़वातीन करती हैं दीगर मुल्कों की तरक्की में कंट्रीब्यूट। अभी हम सियासत में बात करेंगे और सियासत हमारी आपको पता ही है गोल दायरे में से फंसी है। एक और PDM का ज़हूर अपेरेंटली होने जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने 15 दिनों में हुकूमत मुखालिफ जमातों का अलायंस बनाने का ऐलान कर दिया है और वो कह रहे हैं जी उसके बाद तो हुकूमत घर जाने वाली है। आज जो हमारी मुलाकात हुई है इस पे एक तो ये भी हमारा तय हुआ कि जो अलायंसेस हम बना रहे हैं इंशाल्लाह आइंदा 15 दिन के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक बड़ा ग्रैंड अलायंस बनाएं और इसमें हम तमाम उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ पिलाएं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त इस रजीम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रही हैं, वो बलूचिस्तान के हों, वो सिंध के हों, वो खैबर पख्तूनख्वा के हों, वो पंजाब के हों, वहाँ जहाँ से हो, और जो इस वक्त रोड पे लोग हैं, जो इस वक्त तहरीक चला रहे हैं, इन सबको हम इकट्ठा कर रहे हैं। इंशाल्लाह आइंदा 2 हफ्तों में जो हम एक बड़ा ग्रैंड अलायंस बनाएंगे। ग्रैंड अलायंस की बातें हो रही हैं भाई, और तहरीक इंसाफ काफ़ी देर से JUIFA की स्ट्रीट पावर पर गहरी नज़रें जमाए हुए हैं, लेकिन कई मुलाकातों और मदारतों के बावजूद भी दोनों जमातें अजनबी हैं। मौलाना फजलुर रहमान PTI से असम्बलियों से बाहर आने का मुतालबा कर रहे हैं जो PTI को मंजूर नहीं है। दूसरा ये कि जमात इस्लामी है दूसरी ऑप्शन, जिस पर तहरीक इंसाफ को आजकल बहुत प्यार आ रहा है, मगर जमात किसी भी इत्तेहाद का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर रही है। हम मुश्तरकात के ऊपर मुश्तरक मौक़िफ़ तो इख्तियार करेंगे, मुलाकात भी करेंगे, आएंगे भी जाएंगे, हो सकता है किसी के प्रोग्राम में हम चले जाएं, हमारे प्रोग्राम में वो आ जाएं, लेकिन हम किसी अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमारे तजर्बात हमें ये बताते हैं कि अलायंसेस बनते हैं और फिर पार्टियां अपनी अपनी सेटिंग बना लेती हैं और जमात इस्लामी उस तरह से अपनी पॉलिटिकल और इलेक्टोरल पोजीशन को जो है वो ठीक से लोगों के सामने पेश नहीं कर पाती। को इस वक्त मुतनाज़ इलेक्शन, मुश्किल तरीन बजट, कमर तोड़ महंगाई और बिजली की क़यामत खेज़ कीमतों जैसे इशूज़ पर सख्त अवामी दबाव का सामना है। इसके बावजूद हुकूमत पर एतमाद है कि तहरीक इंसाफ की तर्ज सियासत अपोजिशन जमातें अफोर्ड ही नहीं कर सकती हैं। अव्वल तो ग्रैंड अलायंस बनेगा ही नहीं, और अगर बन भी गया तो असल ताकत बख्श सिस्टम अभी हुकूमत के साथ है, और क्योंकि 9 मई के बोझ से PTI अभी बाहर नहीं निकली है, सो इस ग्रैंड अलायंस को का कुछ असर होगा नहीं हुकूमत पे। उन्होंने मुज़ाकरा जो है फ़ौज के साथ जो है ऑफ़र किए हैं और उसके लिए उन्होंने अचकज़ई साहब को जो है ना नॉमिनेट किया है। अचकज़ई साहब जो है अव्वल और आखिर एक सियासी रहनुमा हैं। मेरा ख्याल है कि जो मांग रहे हैं इनको काबिल कबूल जो है हो सकता है अचकज़ई साहब को ना हो। पहले जो 9 मई को जो बगावत बर्पा हुई थी उसका तो कम से कम सद्देबाब होना चाहिए। उसके बाद सियासी क़ुव्वतों का मिलके बैठना जो है वो उससे कभी भी कोई इनकारी नहीं हो सकता, लेकिन ये टेशन जो है अगर इमरान खान साहब ने देनी है और उसके जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस उन्होंने तय करने हैं, तो फिर ये जो है इसकी कोई मैं समझता हूँ इब्तदा ही नहीं हो सकती, तो इंतहा तो बड़ी दूर की बात।
इब्तदाई नहीं हो सकती तो इंतहा तो दूर की बात है। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं तहरीक इंसाफ ने कुछ अर्से पहले तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान किया था, लेकिन ये तहरीक चंद छोटे मोटे एहतजाज तक ही महदूद रही है। तहरीक इंसाफ की ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने की शदीद तलब अपनी जगह, लेकिन एक दो हफ्तों में ऐसा हो जाना फ़िलहाल तो इसके आसार नज़र नहीं आते हैं। या आसार हैं या नहीं हैं एग्जैक्टली हम पूछते हैं, तज्जिया लेते हैं। सीनियर साहब की तज्जिया कर हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। मीर साहब शुक्रिया। मीर साहब, तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि वो 15 दिनों के अंदर एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बना लेंगे। अब ये ऐलान तो बड़ा अब कॉन्फिडेंस में किया इन्होंने, तो क्या अपोजिशन जमातों के राबते और मामलात आपको पता ही होगा कि इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं कि 15 दिनों में एक और PDM हम देखेंगे? ये आपका जो सवाल है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, और मुझे पता है आपने ये सवाल इसलिए किया है कि असद कैसर साहब ने बात की, और असद कैसर साहब जो हैं वो मेरे बहुत पुराने मेहरबान हैं, बहुत पुराने। जब इमरान खान साहब ने नई तहरीक इंसाफ बनाई थी ना, तो उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में 2-3 लोग थे जो सिर्फ PTI में थे। एक असद कैसर साहब थे, एक उनके साथ 2-3 और लोग थे। तो असद कैसर साहब ने ये बात की है, और असद कैसर साहब काफ़ी दिन से एक्टिव हैं ग्रैंड अलायंस के लिए, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन बना चुके हैं। महमूद अचकज़ई साहब जो हैं उसके सरबराह हैं। अब वो ग्रैंड अलायंस वो जो बनाना चाह रहे हैं उसमें उनकी कोशिश है कि JUI भी आ जाए और जमात इस्लामी भी आ जाए। तो देखिए, मैं अपना जो सहाफ़ियाना तजर्बा है उसकी रोशनी में आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि जमात इस्लामी जो है वो इस अलायंस में नहीं आएगी। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जमात इस्लामी इससे पहले मुत्तहिदा मजलिस अमल के नाम से एक अलायंस में शामिल थी, और उसमें जो उनकी मेन एलाइड पार्टी थी वो JUI थी। तो इससे पहले जमात इस्लामी जो है वो IJI एक इत्तेहाद था जिसके सरबराह नवाज शरीफ थे, उसमें शामिल रही। उससे पहले अगर आप जाएं पीछे और पीछे जाएं तो पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद, पाकिस्तान नेशनल अलायंस थी PNA, उसके नाम से एक अलायंस था जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ 77 में तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा चलाई, उसमें भी जमात इस्लामी शामिल थी। तो उसमें भी जमात इस्लामी जो है उसका एक ख्याल है कि उसको इस्तेमाल किया गया। फिर IJI में भी जमात इस्लामी का ख्याल है वो इस्तेमाल हुई, और इसके बाद उनका ये ख्याल है कि MMA में वो शामिल थे, इक़्तिदार में भी शरीक थे KPK के, लेकिन उनकी बतौर जमात शनाख्त गुम हो गई। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी जो है वो इस अलायंस में नहीं आएगी, लेकिन अलायंस में शमूलियत इख्तियार किए बगैर हो सकता है कि जो अलायंस के जलसे जुलूस हों उसमें वो आएंगे, लेकिन कम अज़ कम जमात इस्लामी इस नए अलायंस में शामिल नहीं होगी। और जहाँ तक मौलाना फजलुर रहमान साहब का ताल्लुक़ है तो वो हो सकता है इस अलायंस में आ जाएं, और वो इसीलिए आएंगे कि इसमें जमात इस्लामी नहीं आ रही। अच्छा जी, जमात इस्लामी आप कह रहे हैं कि इस अलायंस में नहीं आएगी, हो सकता है मौलाना आ जाए और वो इसीलिए आएंगे कि इसमें जमात इस्लामी नहीं होगी। अगर ऐसा कोई इत्तेहाद बनता है तो इसका मरकज़ी मुतफ़िक़ा मकसद क्या होगा मीर साहब? या तो दोबारा इलेक्शन की डिमांड होगी, या ये कि जो इलेक्शन हुए हैं उसके फॉर्म 47 का कुछ कर लिया जाए। आपकी नज़र में कौन सा रास्ता अख्तियार करेंगे ये लोग? देखें, इसमें जो अलायंस अगर बनेगा ना, एक ग्रैंड अलायंस बनेगा, तो वो दरअसल PTI और JUI-F का अलायंस होगा। बाकी भी पार्टियां उसमें शामिल होंगी, लेकिन जो मरकज़ी अहमियत हासिल होगी वो इन दो पार्टियों को होगी। PTI के पास वोट पावर है, स्ट्रीट पावर वो नज़र नहीं आ रही हमें जो उसकी होनी चाहिए। JUI-F के पास स्ट्रीट पावर है, तो इसमें JUI-F जो है वो बड़ी मुहतात है। उसको ये ख़दशा है कि कहीं उसकी स्ट्रीट पावर को इस्तेमाल करके गायब ना हो जाए कोई, क्योंकि JUI-F के भी बहुत से तलख़ तजर्बात हैं। जिस तरह जमात इस्लामी के तलख़ तजर्बात हैं तो JUI-F के भी तलख़ तजर्बात हैं। जैसा कि PDM उसका एक तलख़ तजर्बा उनको हुआ। उससे पहले जो JUI है वो काफ़ी साल पहले MRD में भी शामिल थी जनरल ज़ियाउल हक़ के ख़िलाफ़, तो उसमें फ़ायदा पीपल्स पार्टी को हुआ, लेकिन बाद में जब पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई 88 में, तो उसमें नवाबज़ा नसरुल्लाह खान, मौलाना फजलुर रहमान, खान अब्दुल वली खान साहब, इनको इग्नोर किया गया। तो JUI भी बड़ी मुहतात है, ख़ास तौर पे PTI के साथ इत्तेहाद के मसले पे। तो वो उनका ये ख्याल है कि नया इलेक्शन होना चाहिए और असम्बलियों से इस्तीफ़े दे के नए इलेक्शन का माहौल पैदा किया जाए।
PTI का ख्याल ये है कि जी नया इलेक्शन उस सूरत में हो कि जब आपको 100% यकीन हो कि ये असम्बलियों से इस्तीफ़े देने के नतीजे में कोई ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होगी कि हुकूमत जो है उसको फ़ायदा हो। तो इसमें इनकी बातचीत जो है वो अभी चल रही है, लेकिन मुझे लगता ये है कि अगले 4-5 दिन जो हैं, 4-5 दिन ये बड़े अहम हैं। इन 4-5 दिनों में बहुत से ऐसे वाक़यात पेश आ सकते हैं कि पाकिस्तान के सियासी मंजर से बहुत से किरदार गायब हो जाएंगे, बहुत से नए किरदार सामने आ जाएंगे। कुछ ऐसे वाक़यात होंगे कि जिसके नतीजे में मेरा ख्याल है एक ग्रैंड अलाइंस नहीं होगा, बल्कि 2 मुख्तलिफ अलाइंसेस जो हैं वो बन सकते हैं। एक अलाइंस तो ये होगा और दूसरा अलाइंस जो है वो एक और इशू पे कुछ जो मजहबी जमातें हैं उनका अलाइंस भी मुझे कायम होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर इन 2 अलाइंसेस का आपस में अलाइंस हो गया तो मामला जो है वो हुकूमत के कंट्रोल से बाहर भी जा सकते हैं। हुकूमत के लिए तो फिर बड़ी खतरे की घंटी है जो बज रही है हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से। मीर साहब आप कह रहे हैं एक नहीं 2 अलायंस बन सकते हैं। चलें, इसी अलायंस की खबर पर बड़ा फौरी रिएक्शन भी आया था। बज़ाहिर तो बड़े पुरएतमाद भी थे, लेकिन ये हुकूमत इस वक्त सियासी, इंतज़ामी, मौशी मसाइल में जकड़ी हुई है। घिरा होना एक और होता है, जकड़ा होना एक और होता है। तो क्या या 1 या 2 ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद इन्हें अगर बन गए तो इनके लिए तो बड़े ख़तरे की बात है, इन्हें डर नहीं लगना चाहिए इससे? देखिए, हुकूमत जो है फ़िलहाल तमाम तर मसाइल के बावजूद वो इसलिए आपको कॉन्फिडेंट बल्कि ओवर कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है कि उसका ख्याल है कि पाकिस्तान का जो सबसे ताकतवर तरीन इदारा है वो उसके पीछे खड़ा है। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो जुडिशरी के साथ भी मुहाजराई से वो को गुरेज नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने एक ऐसी कानून साजी शुरू कर दिया जिसका मकसद जो है वो अदालती फ़ैसले की खिलाफ वर्जी है। तो अगर आने वाले दिनों में अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल अलायंस भी बन जाता है और दूसरी तरफ जुडिशरी के साथ लड़ाई जो है वो एक नए और फैसला कुन मरहले में भी दाखिल हो जाती है, और तीसरी तरफ अवाम जो हैं जो महंगाई से तंग आए हुए हैं, अगर उनका भी पैमाना सब्र लबरेज हो जाता है तो सिर्फ इस हुकूमत के लिए नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान के तमाम इदारों के लिए बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसलिए जो रियासत पाकिस्तान के इदारे हैं उनको इस वक्त वो जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत सोच समझ के करना चाहिए। सभी को फूंक फूंक के कदम रखने की ज़रूरत है। अलगज़े, बहुत शुक्रिया आपका हामिद मीर साहब। भाई अगस्त का महीना है, बहुत सारी नेगेटिविटी हमारे इर्द गिर्द ऑलरेडी है, लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उन्हें मज़ीद हाईलाइट करना चाहिए क्योंकि हमारा फ्यूचर तो ब्राइट है। कुछ दिन पहले हमने आपसे मुलाकात कराई थी इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड के चैम्पियन से, मेडल जीतने वाले तलबा और तालिबात से, और आज हम ऐसे नौजवानों से आपको मिलवा रहे हैं जिन्होंने फ़िज़िक्स ओलंपियाड में पाकिस्तान का नाम बनाया है। 54th इंटरनेशनल फ़िज़िक्स ओलंपियाड अभी जुलाई में ईरान में मुनक्किद हुआ है, जिसमें 3 पाकिस्तानियों ने अपनी कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है और एक ने मेंशन ऑफ ऑनर, ऑनरेबल मेंशन हासिल किया है। और इनमें से 2 हैं हमारे साथ मौजूद। तलहा अशरफ हैं हियर इन कराची स्टूडियो एंड सलमान तारड़ हैं इन इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम तलहा, अस्सलाम वालेकुम सलमान। सबसे पहले तो आपसे ही जानेंगे, तलहा आपसे शुरू करते हैं चूंकि आप यहाँ मेरे साथ जी। बचपन से फेवरेट सब्जेक्ट था फिजिक्स? नहीं, मतलब बचपन से मुझे साइंस में बहुत फेवरेट सब्जेक्ट, मैथ्स और साइंस में मुझे बहुत इंटरेस्ट था बचपन से ही। फिर मैंने 10th ग्रेड में जो किया, मैंने ए लेवल फिजिक्स का थोड़ा पढ़ने का डिसीजन किया क्योंकि मैं कुछ पॉप साइंस बुक्स बेसिकली पढ़ रहा था, तो मैंने ए लेवल फिजिक्स की काफ़ी सिलेबस पढ़ ली थी। तो वहाँ से मुझे पता चला कि मुझे फिजिक्स ही पढ़ना है आगे। वहाँ से काफ़ी देर बाद आपको इदराक हुआ? अदरवाइज ये रियलाइजेशन अगर हो जाती है तो हो जाती है, लेकिन यू सडनली डेवलप्ड एन इंटरेस्ट एंड लव फॉर फिजिक्स। जी, मतलब मैंने और इतना हो गया कि आप ओलंपियाड में ही पहुँच गए। ओलंपियाड का तो मुझे बाद में जाके 11th ग्रेड के एंड में ही मुझे पता चला, क्योंकि यहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं होती अनफॉर्चुनेटली, मगर 11th ग्रेड मुझे पता चला कि ओलंपियाड है और वहाँ से मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये करना है। आपने डिसाइड किया आपने करना है, कैसे आपने किया ये भी एक कहानी है, वो भी आपसे पूछेंगे, लेकिन सलमान को भी ज़रा इन्वॉल्व करेंगे अपनी कॉन्वर्सेशन में। सलमान, आपके बाबा तो हैं फ़िज़िक्स के प्रोफेसर। यूजुअली एट टाइम्स ये होता है कि जो वालिदैन कर रहे होते हैं ना, बच्चे कहते हैं कुछ भी कर लेंगे, हमने ये नहीं करना, मगर आपने भी फ़िज़िक्स ओलंपियाड में मेडल ले लिया। हाँ जी, तो जी काफ़ी इंथुजियास्टिक है मेरे बाबा फिजिक्स के बारे में। उन्होंने अपने स्कूल में एक इन्वेंटर्स क्लब भी शुरू किया हुआ है इसके बारे में। तो छोटे होते से उनसे सवाल वगैरह पूछता रहा था मैं, और ऐसा ऐसा डेवलप हो गया इंटरेस्ट। नाउ यू सी फिजिक्स एवरीवेयर अराउंड यू।
वी सी फिजिक्स एवरीवेयर। ये पता है, ये आप लोगों का दिमाग ये जो हर चीज़ में फिजिक्स तलाश करता है, हमारा नहीं कर रहा होता। सो ये कैसे, ये इंटरनेशनल ओलंपियाड हो रहा था, आप लोगों को कैसे पता लगा? इसकी क्या यहाँ पे कुछ स्क्रीनिंग होती है? ज़ाहिर है बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको फिजिक्स में इंटरेस्ट होता है। सो सलमान आप बताएं पहले, फिर वील कम टू तला। हाँ जी, सो एक स्टेम करियर प्रोग्राम होता है, HEC और प्यास एक यूनिवर्सिटी है वो कराती है, एंड दे होल्ड स्क्रीनिंग टेस्ट ऑल ओवर पाकिस्तान, और 50 बच्चे सेलेक्ट करते हैं, फिर 15 सेलेक्ट करते हैं, फिर 5 सेलेक्ट करते हैं। पूरी ट्रेनिंग प्रोसेस होता है, प्यास के कंडक्ट कराता है वहाँ पे, तो दे इवेंचुअली सेलेक्ट 5 स्टूडेंट्स, और उन 5 में आप भी थे, और आपने माशाल्लाह मेडल भी ले लिया। तो तलहा, आपको ये पता था, डिड यू जस्ट गो थ्रू अ पोस्ट ऑन इंटरनेट कि भाई हाँ ये हो रहा है ओलंपियाड और मुझे ट्रैवल भी करने का, बच्चों को होता है ना, ट्रैवल का भी शौक होता है, एक्सपीरियंस भी होता है, सो मुझे ट्रैवल भी करने का मौका मिलेगा, आई शुड जस्ट ट्राई? आप यू वर कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ हो ही जाएगा? मेरे केस में तो मुझे बस प्रॉब्लम्स बहुत इंटरेस्टिंग लगे थे। जिससे मुझे पता चला था ओलंपियाड के बारे में, मैंने गूगल की थी कि आईफोन में प्रॉब्लम्स कैसे होती हैं, उन्हें देख के मुझे बहुत इंटरेस्ट स्पार्क हुआ, तो मैंने बोला मुझे ये करना है, आई वांट टू चैलेंज माई सेल्फ विद दिस with all these problems in person। तो फिर मैंने रिसर्च की कि होता कैसे है असल में, पाकिस्तान में क्या सिलेक्शन, क्योंकि हर मुल्क में अलग सिलेक्शन। स्कूल ने भी कुछ सपोर्ट किया, कुछ सपोर्ट दिया आपको? नहीं, स्कूल से बाहर ही था मोस्टली। स्कूल से बाहर ही था मोस्टली। सो ये आपकी अपनी कोशिश? जी, अपनी कोशिश है। सो आप में मतलब वो जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, इट वाज अ पीस ऑफ केक फॉर यू, ऐसा था कुछ? नहीं, मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत ज़्यादा बेसिक होता है बाकी क्या आने वाले टेस्टों से। उसमें बेसिकली करते हैं क्या है कि मैट्रिक और ए लेवल की सिलेबस पे डालते हैं, और उससे थोड़ा हायर अप प्रॉब्लम सॉल्विंग के टर्म्स में क्वेश्चंस होते हैं, और फिर आगे जाके थोड़े वो मुश्किल हो जाते हैं स्क्रीनिंग। अच्छा सलमान, अब आप लोग ईरान पहुंच गए, इस्फहान में आप लोगों का कंपटीशन था, ज़ाहिर है बहुत से 40 से ज़्यादा ममालिक हैं, कोई नर्वसनेस कुछ था ऐसा सिलसिला, या कुछ थे, कोई चीटिंग वीटिंग हो रही थी, कोई गेस्ट वेस्ट वर्क हो रहा था, पता लग रहा था कि कुछ क्या आ सकता है आगे ओलंपियाड में? असल में मेरा ये दूसरा एक्सपीरियंस था, मैं पिछले साल जापान में गया था, तो फॉर मी इट वाज नॉट दैट मच, लेकिन हाँ वो पूरा गेस्ट वर्क हो रहा होता है, यू ट्राई टू गेस, क्योंकि रिसर्च प्रॉब्लम्स होते हैं, रिसेंट रिसर्च से क्वेश्चंस आते हैं, तो वी ट्राई टू गेस कि ईरान में क्या अभी पॉपुलर है, क्या रिसर्च चल रही है, उस हिसाब से क्वेश्चंस गेस करने की कोशिश करते हैं। तो या इट्स अ बिग थिंग। चलें, आप तो प्रो हो गए हैं इस चीज़ में। सलमान, तलहा आपका तो ये पहला तजर्बा था, और आपका तजर्बा कैसा रहा? बाकी किस किस मुल्क के बच्चों से इंटरेक्शन हुआ? क्या डिफरेंस आपने महसूस किया उनके निज़ाम तालीम में, हमारे एजुकेशनल स्ट्रक्चर में? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मतलब इंटरेक्शन। एक बड़ा पार्ट आईफो का यही है कि आप दूसरे मुल्क में जाते हैं और इतने ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। हमने बहुत टीमों से इंटरेक्ट किया, कोरियन टीम, इंडियन टीम, उज़्बेकी टीम, तजिकी टीम, हर किसी से इंटरेक्शन किया। तो इंडिया पाकिस्तान मैच भी पड़ता है इसमें या नहीं होता? नहीं, कोऑपरेट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होता है हमारा वैसे। वहाँ पे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में ऐसे फ्रेंडली ही होता है वैसे। हाँ, तो कितनी स्टेजेस होती हैं इसकी, एज इन आपको मेडल्स देने का फैसला कितने स्टेप्स के बाद? बेसिकली हमारे 2 टेस्ट होते हैं वहाँ पे जाके। एक होता है हमारा थियरेटिकल टेस्ट, उसमें बस पेन एंड पेपर पे आपको क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं, फिजिक्स क्वेश्चन। एक होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल, जिसमें आपको एक सेटअप देते हैं, वो सेटअप अरेंज करके उस पे एक्सपेरिमेंटेशन। टीम इवेंट, जिसमें आप वैसे तो एज अ टीम जाते हैं, लेकिन आप लोग इंडिविजुअली कम्पीट करते हैं? जी, हर कोई इंडिविजुअली ही कम्पीट करता है। आपका क्या सेटअप में क्या आया था आपके? हमारे 2 सेटअप्स हैं। हमारा एक तो एक हीटर सेटअप था जिसमें कॉपर रॉड लगे हुए थे, और उसमें उसका कंडक्शन मेजर करना था। बेसिकली उस पर हीट डालेंगे और आप मेजर कर रहे हैं कि कितना टाइम लगता है उसे हीट अप करने पे एक टेम्परेचर पे। और दूसरा था एक ऑप्टिक्स का, उसमें लेंसेज थी, लेजर्स थी, और उसमें से एक पैटर्न, आपको पैटर्न वो करना था। सो वंडरफुल। व्हाट्स नेक्स्ट? अब जाहिर है नेचुरली अगला सवाल ये होता है कि आपने भी फिजिक्स पढ़नी है, पढ़ानी है, रिसर्च करनी है। सलमान, आपके भी कुछ ऐसे इरादे हैं? सलमान, आवाज आ रही है? आई थिंक योर वॉइस कट आउट, दोबारा कर। अच्छा, मैं कह रहा हूँ आगे के क्या इरादे हैं, क्या पढ़ना है आगे? कंप्यूटर साइंस में जाना है, फिजिक्स कोई आगे परस्यू करना है, इंजीनियरिंग बहुत क्लोजली रिलेटेड है, तो उसमें कहीं कदम रखना है? हाँ, इस कंपटीशन के बाद तो मुझे काफ़ी फिजिक्स में कॉन्फिडेंस मिल गया है, तो इंशाल्लाह फिजिक्स में ही जाऊंगा और कुछ करने की कोशिश करूंगा पाकिस्तान के लिए। वंडरफुल। मे बी हो सकता है आप एक और नोबेल इनाम लाएं हमारे लिए फिजिक्स में। सो क्या आपके इरादे हैं तलहा? व्हाट्स नेक्स्ट? मैं भी फिजिक्स में ही जाना चाहता हूँ, मैं रिसर्च परस्यू करना चाहता हूँ थियोरेटिकल फिजिक्स में। तो जब आप ये कहते हैं कि आप रिसर्च परस्यू करना चाहते हैं, और जाहिर है बहुत ही ज़बरदस्त सोच है, और
कंटेम्प्रेरी नहीं है, मतलब आपने इंजीनियर नहीं बनना, आपने CS नहीं पढ़नी है, आपने डॉक्टरी नहीं पढ़नी है, हाँ कन्वेंशनल नहीं है। सो वालिदैन कितने सपोर्टिव होते हैं? वो काफ़ी सपोर्टिव हैं, वो बेसिकली सीनियर अगर पैसे हैं वहाँ पे तो चले तो पैसे हैं हाँ, मतलब हो सकता है। अच्छा, ये आपकी सतह पे ही होते हैं कॉम्पिटिशन या छोटे दोज ग्रोइंग अप ग्रेड 3 ग्रेड 4 उस सतह पे भी? क्योंकि बचपन से मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि अगर कोई एप्टीट्यूड है किसी बच्चे में, सो वालिदैन उससे किस तरह ग्रूम कर सकते हैं? ये छोटे बच्चों के भी होते हैं कॉम्पिटिशन? आई थिंक पाकिस्तान में इसकी थोड़ी लैक है, आई थिंक क्योंकि NSTC और IFO तो इट्स मोर मैच्योर कॉम्पिटिशन, लाइक अर्ली यूनिवर्सिटी सिलेबस होती है, इट्स नॉट एज एक्सेसिबल टू यंगर एजेस। तो आई थिंक पाकिस्तान में अगर ऐसे ज़्यादा कंपटीशन रखें छोटे एजेस के लिए तो बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि वही ग्रो अप करके यही चीज़ें इनहेरिट करते हैं। सो सलमान, I'd like to add जी प्लीज़ बताइए। पाकिस्तान में छोटे लेवल पे कैंगरू की कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वो मैं करता रहा था पहले भी। आप तो शुरू से ही फिजिक्स के और इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में माशाल्लाह इन्वॉल्व रहे हैं, वंडरफुल यार। हाँ जी। So इस तरह के competitions होते हैं, kangaroo competitions, for all those who don't know, maybe you can look up for it on online, on internet online आप देखें, इसे सर्च करें और आपको इसकी तफसील मिल जाएगी। लेकिन जब ना आपने जापान में भी ज़ाहिर है इसमें हिस्सा लिया था, आपने अब भी हिस्सा लिया। सलमान, हमारा एजुकेशन का लेवल, चलें आप लोग तो A levels करके आए हैं, बाकी मेट्रिक करके जो बच्चे आते हैं या इस सिस्टम से नहीं आ रहे होते, हम क्या एट पार विद अदर्स इन द वर्ल्ड हैं या फिर हम कुछ लैक करते हैं? कुछ ऑब्जर्वेशन है आपकी? सर मैट्रिक का जो सिलेबस है ना काफ़ी एक्सटेंसिव है। आई थिंक इट वुड बी ऑन पार विद मोस्ट, लेकिन जिस तरह हम पढ़ाते हैं वो नहीं है। अच्छा, A लेवल में यही अच्छी बात है, लेकिन इतना एक्सटेंसिव नहीं है सर, एक्सटेंसिव नहीं है। तो द मेन थिंग वी नीड टू वर्क ऑन इज़ ऑफ कोर्स टीचिंग द स्टूडेंट्स प्रॉपरली, और क्योंकि इंडिया चाइना वगैरह जैसे मुल्क हैं इतना कम्पिटिटिव उनका एजुकेशन सिस्टम होता है कि पहले से उनकी सारी तैयारी हुई होती है मोस्टली फिजिक्स ओलंपियाड से पहले ही। एंड सेकेंडली द अमाउंट ऑफ पीपल दैट पार्टिसिपेट, पाकिस्तान में सिर्फ 1500 लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे इस कंपटीशन में नेशनली, व्हेयरएज इंडिया में 53,000, चाइना में 2 लाख। तो वी नीड टू यहीं से फर्क पता लगा। एक्चुअली दिस इज द रियल डिफरेंस, दिस इज द रियल डिफरेंस कि हमारे यहाँ जो नेशनल स्क्रीनिंग टेस्ट है उसमें सिर्फ 1000 बच्चे इंटरेस्टेड हैं फिजिक्स के इस ओलंपियाड में जाने के लिए, और इंडिया में 50,000 हैं और चाइना में 2 लाख हैं। जी तला, आई लाइक टू ऐड कि इसमें कंपटीशन के लिए भी एक चीज़ होती है, क्योंकि अगर आपके पास बस 1500 हैं कंपेयर टू लाइक 50,000, आपका कंपेटिटिव एटमॉस्फेयर नहीं बन सकता कैंपों में, क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ में क्या होता है, हर कोई कम्पीट कर रहा होता है उन 5 स्पॉट्स के लिए बहुत ज़ोरदारी से। तो वहाँ पे एक बहुत पुशिंग ईच अदर का कल्चर बनता है कि एवरी कैंडिडेट इज़ पुशिंग ईच अदर टू वर्क हार्डर। तो यहाँ पे हमारा ये हेल्दी कंपटीशन का माहौल बन तो आई थिंक इस कंपटीशन के लिए यही सबसे बेनिफिशियल चीज़ होगी कि ज़्यादा स्टूडेंट्स देखें इस कंपटीशन को, ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा को भी ज़रा सपोर्टिव होना चाहिए इस मामले में, उनको भी फैसिलिटेट करना चाहिए। अब जैसे कि तलहा चले गए हैं और अपने स्कूल का भी इन्होंने नाम रोशन किया, अपने पेरेंट्स का तो किया ही है, या हमारे साथ सलमान हैं या दीगर जो लोग हैं, यू शुड मेंशन देयर नेम्स एज वेल। सो बाकी आपके 2 साथी कौन कौन थे जो इसमें थे? हुज़ैफा अल्तमश था एक तो, और हमारे साथ एक साथ भी था। वंडरफुल जी, आप लोगों ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, पार्टिसिपेट किया। सो स्कूल की सतह पे भी अगर बेहतरीन सपोर्ट मिले तो बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन बड़ी अहम बात इन्हीं नौजवानों में सीखने की है कि हमें अपने एप्टीट्यूड को डेवलप करना होगा बच्चों के, और ये बहुत बड़ा आकाश है इस बात का कि हमारे यहाँ 1000 बच्चा कम्पीट करता है और बाकी हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उसमें हज़ारों की तादाद में बच्चे हैं जिनको पता है कि उनका इंटरेस्ट फिजिक्स है। Thank you, Talha. Thank you so much. Thank you, Salman. And Zabardast ji, congratulations to you, your teachers and parents, your coaches. बेहतरीन। सो ये वो बातें हैं जो हम करना चाहते हैं, जो हम ज़्यादा करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, बाकी चीज़ें भी जो चल रही होती हैं आपको बतानी होती हैं। माहौल की आपको पता है बहुत बात करते हैं हम, बहुत बड़ा चैलेंज भी है। कराची का माहौलियाती निज़ाम सनती, रिहायशी और तफरीही मनसूबे के नाम पर बहुत मुतासर कर दिया गया है। WWF पाकिस्तान के माहिरीन ने अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट शाया की है। ये इंकशाफ किया है कि गुज़श्ता 12 सालों के दौरान कराची की साहिली पट्टी से 200 हेक्टेयर तिमर के यानी मैंग्रोव्स के जंगलात का सफाया कर दिया गया है। कुदरती आफात के दौरान ये जंगलात शहर का दिफा करते हैं। ये बिपर जॉय और ये जो हम सब कहते हैं ना कि सब हम महफूज रहते हैं, ये कैसे महफूज रहते हैं? बहुत से लोग दुआओं का असर भी करते हैं, कहते हैं दुआएं तो हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी वजूहात होती हैं। मैंग्रोव्स के जंगलात, तिमर के जंगलात, पोर्ट कासिम के करीब तबाह किए गए तिमर के जंगलात से रिपोर्ट कर रही हैं उनीबा ज़मीर शाह।
कराची के बढ़ते कंक्रीट के जंगल के दरमियान तिमर के ये जंगलात किसी ताज़ा हवा के झोंके की मानद हैं। ये शहर की 75 किलोमीटर तवील साहिली पट्टी के तकरीबन 80% हिस्से पर मौजूद हैं। WWF पाकिस्तान के मुताबिक गुज़िश्ता 12 सालों के दौरान तकरीबन 200 हेक्टेयर के करीब तिमर के जंगलात का इंतहाई बेरहमी के साथ सफाया कर दिया गया। तिमर की ये कटाई ज़्यादातर कारोबारी और रिहायशी मकासद के लिए की गई, जिसके बदतरीन असरात ये साहिली शहर सख्त मौसमी हालात की सूरत में झेल रहा है। कराची के कॉन्टेक्स्ट में देखें कि गुज़श्ता कोई एक दहाई से या 15 साल से आप देखें कि क्लाइमेटिक इवेंट्स हो रहे हैं। 2015 में हीट वेव्स आई और उसके बाद आपने देखा अर्बन फ्लडिंग 2020 के अंदर आपने देखी, और फिर अगर इस साल आप देखें तो एक कंटिन्यूसली एक सीरीज़ ऑफ हीट वेव्स आ रही हैं। तो इसका जो डिफॉरेस्टेशन है, इसका जो एक बराह रास्त जो ताल्लुक है वो एक्सट्रीम इवेंट्स के ऊपर है और टेम्परेचर के ऊपर है। हमने कोई 20 के करीब कोई मकामात आइडेंटिफाई करे हैं, उसमें कुछ मकामात तो ऐसे हैं जो कम्प्लीटली उनका जो लैंड यूज़ है वो चेंज हो चुका है, या तो वो रेजिडेंशियल मंसूबे बन गए हैं या कमर्शियल मंसूबे हैं या रिक्रिएशनल मंसूबे हैं, और कुछ मकामात ऐसे हैं जो अंडर थ्रेट हैं। मिसाल के तौर पे आप ये देख सकती हैं कि आप ये देखें सीरीज़ ऑफ जो मतलब एक कटिंग है, एक पूरे पैचेस जो हैं वो कट हुए पड़े हैं, आप देख सकते हैं। तो इससे ना सिर्फ मतलब है कि कराची सिटी वल्नरेबल हो रहा है, बल्कि जो कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं वो एक डायरेक्ट जो है वो मतलब नेचुरल डिज़ास्टर के मुंह में आ रही हैं। आने वाली 2 दिहाइयों तक ये मैंग्रोव फॉरेस्ट बुरी तरह से मुतासर हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन हो रही है तो हम देख रहे हैं कि कुछ स्पीसीज़ जो ऐसी हैं मड क्रैब्स की जो अभी वो बहुत पैमाने पे रिड्यूस हुई हैं। ख़ास तौर पे श्रिम्प की जो अफजाइश होती है वो इन मैंग्रोव्स के अंदर होती है। तिमर को मौज़ाती दरख्त कहा जाता है। ये सुनामी और समंदरी तूफ़ान के दौरान हिफाजती दीवार का किरदार अदा करते हैं। माहिरीन के मुताबिक तिमर की तबाही के बाद अब कराची वालों को कुदरती आफात के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। अब भी तिमर के जंगलात की हिफाजत के लिए कवानीन पर अमल दरामद ना करवाया गया तो आइंदा आने वाले सालों में ये खदशा है कि तिमर के बाकी मानदा इलाके भी बर्बाद हो जाएंगे। कैमरामैन सरवर रज़ा के साथ उनीबा ज़मीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। हम सबकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। ज़ाहिर है तिमर के जंगलात उगाने के लिए भी बहुत से इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, हुकूमती सतह पे भी काम हो रहा है, लेकिन ये भी हकीकत अपनी जगह है कि कराची की साहिली पट्टी के जो तिमर के जंगलात थे उनको बेहद नुकसान पहुँचा है। दैट इज़ इट एंड इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू सी यू ऑन मंडे। हैव अ ग्रेट वीकेंड।